चलो बच्चों, अभी हम लोग चालू करेंगे रिवीजन कॉस्ट का। सबसे पहले कॉस्ट का जो यूनिट है, पहले यूनिट का नाम पढ़ लेते हैं और जो जो बोलूंगा उसको ध्यान रखना, अपनी मॉड्यूल में अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ें। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, है ना। फिर से रिपीट करते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट मतलब कुछ थ्योरीज हैं जो ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं प्रोडक्शन और कॉस्ट से रिलेटेड। आप बोल सकते हैं बहुत सारे हम लोग लॉज पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है, प्रोडक्शन और कॉस्ट को लेकर। अब मैं जब प्रोडक्शन बोलता हूँ तो आपके ज़हन में सबसे पहले क्या आता है? सिंपल सा लॉजिक। प्रोडक्शन मतलब सब जब हम गुड्स को तब्दील करते हैं, फिनिश गुड्स को, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, इनपुट को आउटपुट। क्लियर है सर? क्या क्या लगता है हमको? सर लैंड लगता है, बिल्डिंग लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। लैंड लगता है मतलब फिक्स कॉस्ट, बिल्डिंग लगती है मतलब फिक्स कॉस्ट, रॉ मटेरियल मतलब वेरिएबल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी लगती है मतलब वेरिएबल कॉस्ट। अभी लॉकडाउन में क्या हो रहा होगा? वेरिएबल कॉस्ट तो लोगों को लग नहीं रहा होगा, ना लेबर का खर्चा लग रहा है, ना रॉ मटेरियल का खर्चा लग रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लग रहा है। हाँ, लैंड का मेंटेनेंस लग रहा है, रेंट देना पड़ रहा होगा, हो सकता है कई लोगों को मशीन का खर्चा लग रहा है ना। अल्टीमेटली हम लोगों को पढ़ना तो यही है। हाँ जी, सॉरी, बस हम लोगों को वही पढ़ना है। प्रोडक्शन पढ़ना है, प्रोडक्शन का फंक्शन पढ़ना है, प्रोडक्शन किसका फंक्शन है, वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है, लैंड लेबर कैपिटल के बारे में पढ़ना है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन पढ़ना है, वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना है, रिटर्न टू स्केल पढ़ना है। फटाफट पढ़ेंगे कि आप लोगों को तुरंत चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसके फैक्टर्स कितने हैं, 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसका हम लोग कॉस्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट रन पढ़ेंगे, लॉन्ग रन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन है। उसके फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पढ़ेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन में 2 पढ़ेंगे, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, उसमें 2 लॉ पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक शॉर्ट रन के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं, और एक लॉन्ग रन के लिए लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। फिर कुछ फैक्टर्स से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स और डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। स्टार्ट करते हैं पढ़ना फटाफट। आप लोग प्रोडक्शन के देखो, मैं जो जो अंडरलाइन करते जाऊंगा आप भी वो अंडरलाइन करते हैं फटाफट। देखो ऑलरेडी जो चीजें पढ़ चुके हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजों को मैं रिपीट करने वाला हूं। भैया प्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फॉर्म के लिए प्रोडक्शन सर इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन? सिंपल है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। कम से कम खर्चे पे ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने का, एज सिंपल एज दैट, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। सही है। किसी भी इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है वो इकोनॉमी कितना पैदा कर रही है। जैसे जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, कितने प्रोडक्शन या कितना गुड्स एंड सर्विसेज आपके यहाँ पैदा हो रहा है, ठीक है जी, है ना। रिचनेस और पॉवर्टी उससे डिसाइड होती है। एक्चुअली अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें कंटिन्यूसली रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन द, सिंपल है, अमेरिका का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा है। वहां के लोग, मैक्सिमम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इट्स लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई। So, जब वहां कुछ बनते हैं तो वहां कमी होती नहीं, बाहर बेचते हैं, बाहर बेच के पैसा कमाते हैं, एक्सपोर्ट के थ्रू पैसा भी घर में लाते हैं। इन कॉमन लैंग्वेज, प्रोडक्शन का सिंपल मतलब है कुछ बनाना, वो चीज बनाना जो कुछ प्रोडक्टिव है, जो देश के भी काम आएगी और देश के बाहर भी काम आएगी। द ग्रोइंग ऑफ wheat, rice and any other agricultural crop by farmers, manufacturing of cement, radio sets, wool, है ना, referred as production। प्रोडक्शन की बेसिक मीनिंग क्या होती है मगर अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आप लोग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। प्रोडक्शन की बेसिक मीनिंग होती है, इट इज ए, रिपीट करेंगे, इट इज ए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। आप जब गुड्स को तब्दील करते हैं इनपुट से आउटपुट में तो फॉर्म यूटिलिटी, जब आप उसको जमा करते हैं डिमांड हो तक, स्टोर करके रखते हैं तो टाइम यूटिलिटी, फिर मार्केट ले आते हो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू तो प्लेस यूटिलिटी, फिर वहां से सेलर से बायर खरीदता है तो पोजीशन यूटिलिटी। सिंपल। इसको गुड्स को बनाने में आपको किन की जरूरत पड़ती है? मैन, मटेरियल एंड कैपिटल टू कंफर्म इनटू फिनिश गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, है ना। जो इनपुट से आउटपुट में तब्दील करे वो होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी। और हम लोग ये बात कर रहे हैं दोनों चीजों की, गुड्स की भी और सर्विसेज की भी, ठीक है ना। अब ये जेम्स बेट्स और पार्किंसन क्या कह रहे हैं? प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्स, मतलब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू फिनिश गुड्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन का कि लोगों की डिमांड को फुलफिल करना, उससे भी प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर है नहीं क्लियर है? मैंने आपको यूटिलिटी वाला पार्ट समझा, है ना। जब आपने एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को चेंज किया तो फॉर्म यूटिलिटी, आप उसको स्टोर करें तो टाइम यूटिलिटी, आपने मार्केट में भेजा तो ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटी। वो इस पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है फॉर्म यूटिलिटी के बारे में, है ना।
अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिजली पैदा करते हो, बिजली पैदा करने के लिए पहले क्या करते हो? कोयले को जमीन से निकालते हो। गोल्ड पैदा करने के लिए क्या करते हो? उसको जमीन से निकालते हो। उसके बाद उसको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को फिनिश गुड्स में तब्दील करते हो। फिर उसके बाद में उसको स्टोर करते हो, फिर मार्केट में ले जाते हो। तो क्या है ये? स्टोर करना मतलब वेयर हाउस, मतलब टाइम यूटिलिटी। उसके बाद में फॉर्म यूटिलिटी का प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से ले आना प्लेस ऑफ कंजम्पशन पर। वही तो लिखा है यहाँ पर, लोगों को अवेलेबल करवाना गुड्स को। बराबर नहीं बराबर है? जब जरूरत हो अवेलेबल करवाना। ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन तक गुड्स को संभाल के कौन रखेगा? वेयर हाउस। क्लियर है? इन सब का एक ही काम है, यूटिलिटी को क्रिएट करना। बिना तो इसमें लिखा ना, प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये पूरा एग्जांपल जो उससे रिलेटेड है, समझ में आ जाएगा। वुड से फर्नीचर, दैट इज फॉर्म। फर्नीचर को आपने स्टोर किया, ऑफ सीजन में डिमांड तक का वेट किया, दैट इज टाइम यूटिलिटी। फिर डिमांड हुई तो मार्केट ले गया ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। और मार्केट में फिर आपने सेलर ने बायर को बेचा, दैट इज पोजीशन यूटिलिटी। ट्रांसफर द गुड्स एंड ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। अब वो बोल रहा है जरूरी नहीं है प्रोडक्शन का मतलब फिजिकल चीजों को कन्वर्ट करा आउटपुट में। एक टीचर, एक डॉक्टर, एक लॉयर, ये लोगों को तो प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हो भैया? सर्विसेज। पर क्या होता है, उनके इनपुट भी नहीं दिखते, उनका आउटपुट भी नहीं दिखता, वो फील होता है इन टर्म्स ऑफ गुड और बैड सेटिस्फेक्शन। बट प्रोडक्शन क्या इंक्लूड नहीं करता? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, जो प्यार मोहब्बत में दी जा रही है, लव एंड अफेक्शन। माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही है, टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं, ये सब इसका पार्ट नहीं है। जो पैसा खर्चा किया जाता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, बराबर है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट टर्म के लिए खर्चा है तो शॉर्ट टर्म कॉस्ट, लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा है तो लॉन्ग टर्म कॉस्ट। सिंपल सा लॉजिक है, भूलने का है नहीं। आप कॉस्ट के करने के बाद गुड्स को बेचते हैं, बेचने पर आपका आता है रेवेन्यू। आप हमेशा चाहते हैं आपका रेवेन्यू आपकी कॉस्ट के मुकाबले ज्यादा हो या कम से कम इक्वल तो हो। अगर कम हो गया तो भी धंधा हम शट डाउन कर देंगे। क्या करेंगे? चला के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने फैक्टर से हम लोगों को पढ़ना है? सबसे पहला फैक्टर है लैंड। लैंड को हमने क्या पढ़े थे? लैंड मतलब सिर्फ जमीन नहीं, जमीन का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर भी है, जमीन के ऊपर भी है, जमीन पे भी है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जमीन के अंदर के सोर्सेस भी आएंगे, जमीन पे बहने वाला पानी भी आएगा, जमीन के ऊपर की हवा भी आएगी। सबसे कुछ ना कुछ तो क्रिएट होता है। जमीन को क्रिएट किसने किया? नेचर ने। इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। यस, जमीन को क्रिएट करने में इंसान का हाथ नहीं है, बट आज जमीन की जो वैल्यू है, आज जमीन का जो पोजीशन है, आज जमीन की जो ओनरशिप है, वो हमको किसी ना किसी से खरीदनी पड़ती है। तो इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हमको मदरलैंड को कोई पैसे नहीं देने पड़े उसके। अब जितनी पैदा हो गई दुनिया में, अगर इतनी जमीन है तो इतनी ही रहेगी, भले वो किसी और के पास आते जाते रहेगी, इसको आप ज्यादा नहीं कर सकते। इवन वो कम होती जा रही है, प्रोडक्टिव जमीन कम होती जा रही है। तो भले इसका प्राइस कम ज्यादा आ जाए, बट इसके सप्लाई पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैंने पैदा नहीं किया, ऊपर वाले ने पैदा किया। इनइलास्टिक, नो चेंज। पढ़ा तो हुआ है सब, है ना? व्हाट इज रिलेटिवली इलास्टिक? एक फॉर्म के लिए, जब एक फॉर्म को जमीन चाहिए तो किसी इंसान से लेगा, तो किसी इंसान के पास कम ज्यादा तो हो सकती है ना। और जो चीज कम ज्यादा होगी वो रिलेटिवली इलास्टिक भी हो सकती है, रिलेटिवली इनइलास्टिक भी हो सकती है। सिंपल। लैंड पैदा हो चुकी है, आपने पैदा किया नहीं है, ऊपर वाले ने पैदा किया, तो खत्म भी वही करेगा। सिंपल। ऐसे वे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती, है ना, इमोबिल है, खुद से कुछ पैदा करेगा नहीं, आपको उस पर कुछ लगाना पड़ेगा। ह्यूमन एफर्ट्स, टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स, खुद से कुछ पैदा थोड़ा कर देगा भाई। मल्टीपर्पज यूज है। आज खेती कर लो, कल मॉल बना लेना, आज खेती कर लो, कल स्कूल बना लेना, तो ये दिक्कत नहीं है। हेट्रोजीनियस है। सेम पीस ऑफ लैंड की भी फर्टिलिटी सेम नहीं होती। हो सकता है यहाँ फर्टिलिटी ज्यादा हो सकता है यहाँ फर्टिलिटी कम हो, तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर है लेबर।
लेबर में क्या पढ़े, मैं भी एक लेबर हूँ, मेरा मेंटल एक्सर्शन हो रहा है, क्लास में पढ़ाता हूँ तो फिजिकल एक्सर्शन भी होता है, बाहर जो भैया लोग पेंट कर रहे हैं फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है, आर्किटेक्चर जो डिजाइन बना रहा है मेंटल एक्सर्शन हो रहा है। जो भी अपने दिमाग को और अपने शरीर को पार्टली और होली मेहनत पर लगाया, बदले में कुछ इनकम ले, प्लेजर ले, उसे कहते हैं लेबर। लेबर मतलब जो अपनी स्किल को, इंटेलेक्चुअलनेस को किसी के काम करने पर यूज करे, बदले में एक इकोनॉमिक गेन ले। सिंपल है, याद रखना, भूलना मत। किसी भी काम को अगर आप प्लेजर के लिए, लव के लिए, सम्मान के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए करते हैं, उसे हम लेबर नहीं कह सकते। आपकी मम्मियां काम करती हैं, आपको खुश रखने के लिए करती हैं, मेरी वाइफ मेरे को खुश रख रही हैं, मेरे बच्चों का ख्याल रख रही हैं, हमारा ख्याल रख रही हैं, पैसे नहीं लेते उन लोग उसके, तो उन्हें हम लेबर नहीं कहेंगे। भले वो भी हमें सर्विसेज दे रहे हैं, फाइनल सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन एफर्ट, इंसान के थ्रू ही लेबर निकलेगा। सही है कि नहीं? सही है, अरे बराबर है कि नहीं भाई? कम काम करने की इच्छा, फेयर ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं हम, फेवरेबल वर्क कंडीशन चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, तभी तो जरूरी है। लेबरर का मतलब होता है मजदूर। अगर आपको मेरे से अच्छी मजदूरी चाहिए तो कम काम करवाइए, फैसिलिटी अच्छी दीजिए, पैसा अच्छा दीजिए। ये अगर साइकोलॉजिकल चीजें मुझे नहीं मिलेंगी तो मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा, मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। लेजर वर्क और ज्यादा काम, पेरिशेबल, मजदूर नहीं आएगा, मजदूरी भी नहीं आएगी, आप उसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। लेबर लॉस, ठीक है ना, एक दिन की मजदूरी गई, एक दिन का आपका काम भी गया, अब एक दिन का काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्टिव फैक्टर है, यस, जहां लगाते हैं वहां से कुछ ना कुछ तो पैदा हो सकता है। जहां मजदूर वहां मजदूरी, दोनों इंसेपरेबल है। सिंपल, फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। एग्जाम्पल तो यही कह सकता है, लेबर अपने आप को बेचता है, अपने वेजेस को नहीं। लेबर पावर डिफरेंट फ्रॉम लेबर टू लेबर, यस, स्किल पे डिपेंड करता है। किसी की स्किल हाई लो होती है, लेबर आर हो हेट्रोजीनियस। एक जरूरी नहीं हर डॉक्टर एक तरीके से काम करे, जरूरी नहीं हर टीचर एक तरीके से काम करे। एक जगह पढ़े भी होंगे तभी एक तरीके से काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो एफिशिएंसी है वो या तो इनहेरेंट होती है, जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से होती है, या उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। हर लेबर प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। जो लेबर प्रोडक्टिव नहीं होते हैं उनको हम काम से निकाल देते हैं। 3 प्रकार के रिटर्न मिलते हैं हमको बिजनेस में, इंक्रीजिंग रिटर्न, ना डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न का मतलब होता है नो कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन। ठीक है, गरीब लेबर को हम फोर्स करते हैं कम लेबर में काम करो। अमीर लेबर मतलब अमीर मैनेजर, अमीर मैनेजमेंट, अमीर एक्सपर्ट को जितने पैसे चाहिए उतना देने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिकली वीक को दबाने की कोशिश जाती है। लेबर इज मोबाइल ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, एकदम से डिमांड होगी तो एकदम से नहीं आएगा भाई। ओके, इंस्टेंटली मतलब इन वेरी शॉर्ट पीरियड। हाँ, हमें ये तो पढ़ चुके हैं यार, पढ़े कि नहीं पढ़े? ये था ना, 100 रुपए दोगे, 6 घंटे काम कर रहा है, आपने बोले 200 रुपए देंगे, 8 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया, सेटिस्फाइड हो गया 200 रुपए से। अब दे प्रेफर टू हैव लेजर वर्क। तो क्या हुआ, आपने बोले 300 रुपए देंगे तेरे को, सेटिस्फाइड हो गए, तो उसने बोला नंबर ऑफ आवर्स कम कर दे जिससे नंबर ऑफ डेज बढ़ जाए, उसने 7 घंटे काम करना चालू कर दिया। वाई ही रिड्यूस नंबर ऑफ आवर्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ डेज, इससे आपको पर दिन का वेजेस क्या होगा, बढ़ेगा। डायग्राम बनाए, 100 रुपए पे 6 घंटे, 200 रुपए पे 8 घंटे, 300 रुपए पे 7 घंटे। इंक्रीज होते होते क्या हो गया, डिक्रीज, बैकवर्ड बैठिंग, प्रेफर लेस वर्क।
ठीक है, ये वही लिखा है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब यहाँ पैसा नहीं है, पैसे से क्रिएट की हुई हर चीज की बात कर रहे हैं, हर एसेट की बात कर रहे हैं, हर मशीन की बात कर रहे हैं जो आपको समय समय पर इनकम दिलाए। कैपिटल लिखा ना, इनफैक्ट कैपिटल इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट जो आपको समय समय पर इनकम दिलाता है। हम यहाँ से पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, रिमेंबर, हम यहाँ पैसे से खरीदी हुई एसेट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पैसे से खरीदी हुई वेल्थ की बात कर रहे हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े अपन? क्लियर है? ह्यूमन बीइंग पे कैपिटल है, इंसान पे पैसा लगाओ तो वो भी रिटर्न देता है। ओके, नो कैपिटल नो रिसोर्सेस कैन प्रोड्यूस एनीथिंग, यू हैव टू इंप्रूव योर, लिखा ना, कैपिटल इज ए प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स मतलब रिसोर्सेस, फैक्टर्स। प्रोडक्शन करने के जो फैक्टर्स है उनको हम कैपिटल से या तो बनाते हैं या खरीदते हैं। कैपिटल इज ए मैन मेड इंस्ट्रूमेंट, बोला ना, मशीन, लेबर, ये सब चीजें कैपिटल ही तो है भाई। लेबर भी चाहिए तो कैपिटल लगेगा ना। कितने प्रकार के होते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स कैपिटल जमा हो जाता है जिंदगी भर के लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस होगा तो ये पैसे लगेंगे, बिजनेस नहीं होगा तो पैसे नहीं लगेंगे, लॉकडाउन में नहीं लग रहे हैं। रियल कैपिटल मतलब फिजिकल एसेट्स, टेंजिबिलिटी, जो दिख सकता है, छू सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल उसकी स्किल और एबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। जितना पैसा दोगे उतना वो अपनी स्किल और एबिलिटी को आपको रिसोर्स यूज करने का मौका देगा। टेंजिबल जो दिख सकता है, क्लियर है? और इंटेंजिबल जिसके बेनिफिट दिखते हैं, बेनिफिट, पर वो दिखता नहीं है, इसके बेनिफिट दिखते हैं। इंडिविजुअल कैपिटल, मेरे पास जो मेरा घर है, मेरी क्लास है, वो। सोशल कैपिटल, गार्डन, हाईवे, ब्रिज। कैपिटल फॉर्मेशन, सिंपल लॉजिक है, यहाँ लिख लेना, जितना कंट्री के पास सेविंग होगा उतना इन्वेस्टमेंट। देखो लिखा उसमें, जितना कैपिटल फॉर्म होगा, है ना, लिखा है ना, जितना पैसा होगा उतने आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो लिखा, कैपिटल को फॉर्म करो, पैसा, फिर उसको सेव करो, फिर उसको इन्वेस्ट करो। एक तो करना है एज ए नेशन हमें। कैपिटल को फॉर्म क्यों करना है, जल्दी बोलो, यहाँ लिखा है ना, इसके लिए, इसके लिए। ओके, आप क्यों एक्यूमुलेट करते हैं कैपिटल गुड्स को? आप अपने करंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करते हैं क्योंकि आगे जाके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। करंट इनकम को कम करने की कोशिश करते हैं, सेव करने की कोशिश करते हैं। सेविंग्स आर सेटलाइज्ड इनटू इन्वेस्टमेंट। सिंपल, जितना कैपिटल फॉर्मेशन होगा, सिंपल, इंडिविजुअल सेविंग लीड्स टू नेशनल सेविंग्स, लीड्स टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। पूरा पैसा, पूरे रिसोर्सेज अभी खर्चा कर लोगे तो बात के लिए क्या बचे? स्टेजेस, पहले सेविंग होती है, पहले तो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, फिर इनकम आती है, फिर कंजम्पशन होता है, सेविंग होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, फिर पैसा जो बचता है कैपिटल, फिर प्रोडक्शन होता है। यही तो चलता है, लिखा है ना, सेविंग डिपेंड अपॉन द इनकम, इंक्रीज इन इनकम, इंटेंसिटी। देखो लिखा है, जब इनकम कम होती है तो हम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चा करने की इच्छा बढ़ती है, सेविंग की इंटेंसिटी कम होती है। पढ़ते याद है? जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन की कैपेसिटी बढ़ेगी, सेविंग कम रहेगी, इंटेंसिटी टू सेव, क्योंकि आपका पैसा आया है ना। जब आपको सब कुछ मिल जाता है जिंदगी में, इनकम जब बढ़ती है तो कंजम्पशन कम होता है, कम मतलब ज्यादा फालतू का खर्चा नहीं होता, और आपकी इंटेंसिटी टू सेविंग क्या होती है? बढ़ती है। उसको हम प्रोपेंसिटी सेविंग पे कहते हैं। ये तो पढ़े थे ना अपन ने, ऑटोनोमस कंजम्पशन के टाइम पर दोनों बढ़ते हैं, सेविंग कम। जब ऑटोनोमस रिड्यूस हो जाते हैं तो सेविंग बढ़ती है और ये दोनों कम होते हैं, मतलब इनकम के साथ कंजम्पशन नहीं बढ़ता। रिच कंट्री ज्यादा बचाती है, ऐसे गरीब कंट्री कैसे बचाएगी? पैसे नहीं है लोगों के पास, तो बचाएगी कैसे वो अपने आप को? वो तो कोशिश करेगी जितना से जितना हम खर्च कर सकते हैं। तो विलिंगनेस का मतलब इंटेंसिटी है। इससे भी आप सेविंग को बढ़ावा दे सकते हो। टैक्स डिडक्शन करो, लोग सेव करना स्टार्ट कर देंगे। मोबिलाइजेशन, अब पैसा जमा तो कर लिया, अब उसको इन्वेस्ट करना है ना। तो या तो कोई सिक्योरिटी खरीद लो, कोई लैंड खरीद लो, कोई बिल्डिंग खरीद लो, कोई गोल्ड खरीद लो। तो उसके मोबिलाइज करने के लिए अलग अलग स्कीम आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
है ना। फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगी जहाँ हम इन्वेस्ट कर सके, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके। सेविंग को चैनलाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सरकार को अपनी दोनों पॉलिसी को बहुत अच्छा रखना पड़ता है, मॉनेटरी और फिस्कल। फिस्कल मतलब फाइनेंशियल ईयर पॉलिसी, कितना पैसा मार्केट में आएगा, कितने इंटरेस्ट रेट पर। मॉनेटरी सॉरी फिस्कल मतलब टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स कम कर दो, लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, सिंपल। इन्वेस्टमेंट पहले सेव करो, चैनलाइज करो अलग अलग जगह पर, रियल, फाइनेंशियल, अदर्स, है ना, इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ये तो चौथा है, यही तो अरेंज करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ही इज द अरेंजर, ऑर्गेनाइजर, रिस्क टेकर। ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग होता है ना। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इज एसोसिएटेड विद इनोवेशन, मे बी दे आर द मैनेजर बट दे आर नॉट द ओनर्स, मे बी। ठीक है, जो बिजनेस को स्टार्ट करे, जो रिस्क ले, जो पैसा लगाए, ओके, जो रिसोर्सेज को जमा करे, वही तो होता है एंटरप्रेन्योर। जो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करे, जो कहीं काम करने से बेहतर, आप देखो जैसे एक एंटरप्रेन्योर है, अगर वो कहीं और काम करता तो 10 लाख रुपए कमाता, अब वो अपने बिजनेस में काम कर रहा है, खुद के रिसोर्सेज लगा रहा है, खुद की स्किल लगा रहा है, खुद के फैक्टर्स यूज कर रहा है, तो बाहर वो 10 लाख कमाता, यहाँ सब कुछ लगाने के बाद वो कमा रहा है यहाँ पर 20 लाख रुपए। तो ये 10 लाख रुपए उसने छोड़ा, जो कहीं कुड हैव बीन अर्न, कहीं और काम करके भी अर्न कर सकता था, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने एक अपॉर्चुनिटी खोई, ये उसका कॉस्ट है, बट जो मुझे मिली वो तो बेटर है ना, तो 20 - 10, भैया मैं तो खुश हूँ। इसको अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी कहते हैं, और आप इसको सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कहते हैं, फर्स्ट बेस्ट। सेकंड था तभी तो चूज नहीं किया। ठीक है, बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट और फिक्स नहीं होता, बिजनेस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर बाकी फैक्टर्स को कुछ नहीं मिल रहा है तो बिजनेसमैन को भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बाकी फैक्टर्स मतलब लैंड पे इंटरेस्ट है, लैंड पे रेंट, लेबर पे वेजेस और कैपिटल पे इंटरेस्ट, और आखिर में इनको प्रॉफिट। रिस्क बियरिंग, भैया इनोवेशन है, कुछ नया कर रहे हैं, नया करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिस्क बिहेवियर, अनसर्टेनिटीज, कौन सी चीजों को फेस करता है जल्दी बताओ। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अभी नेचुरल डिजास्टर, कंज्यूमर की डिमांड, एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट की पॉलिसी, सब लिखा है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, आउटडेटेशन, ये सब लिखा हुआ है। ओके, अभी किसी बिजनेसमैन को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला, बिजनेस चलेंगे कि नहीं चलेंगे, आने वाला 1-2 साल इतना ज्यादा अनसर्टेन है। इनोवेशन, शम्पीटर साहब ने कहा था, एंटरप्रेन्योर इज एसोसिएटेड विद इनोवेशन, कुछ अलग, एग्जिस्टिंग चीज में कुछ नया करना, एग्जिस्टिंग मार्केट, नया मार्केट खोजना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में नया प्रोडक्ट बनाना, एग्जिस्टिंग मार्केटिंग, एग्जिस्टिंग पैकेजिंग, एग्जिस्टिंग पॉलिसी। और समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, एग्जिस्टिंग चीज को कुछ नया करना, जो नया करेगा डेफिनेटली वही सक्सेसफुल होगा। शम्पीटर साहब क्या बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर का एक ही टास्क है, कंटिन्यूसली कुछ नई चीजों को प्रेजेंट करते रहना लोगों के सामने, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं उन लोग, जल्दी बोलो, इनोवेटर। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स है भैया बिजनेस के, ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस। कांस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशंस, तो कुछ असम्पशंस पे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। आपका जो सोल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो क्या होता है, जल्दी बोलो, टू अर्निंग प्रॉफिट। उसके बिना आप अपना कोई भी डिसीजन या आप अपने बिजनेस को लेकर कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते। आपकी हर मल मूत्र का जो भी है ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो एक ही होगा कि भैया आपको प्रॉफिट अर्न करना है। सबसे पहले लिखा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट तो हर कोई चाहता है कि मैं बिजनेस करूं, तो किसके लिए करूं, जल्दी देखो क्या लिखा है पर, जिंदा रहने के लिए। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली क्या होगा मेरा, कम से कम खर्चों पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश करूं कि मेरा दिवाला ना निकले। एक बार मैं अगर सिक्योर हो गया तो फिर आगे जाके बिजनेस को एक्सपांड कर सकूं। ठीक है, ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है, जितना ग्रोथ करेंगे। तो ये छोटे छोटे जो ऑथर है ना, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने।
R.L. Meris, goal that the manager of corporate firm set for themselves, ग्रोथ रेट ज़्यादा बने, फाइनेंशियल लिमिटेशन के अलावा भी ज़्यादा हम ग्रो करें आगे जाके, ओनरशिप किसी और के पास हो, मैनेजमेंट किसी और के पास हो। बहुत ज़रूरी है कि पैसा बाहर से आए और अंडर काम करने वाले लोग अलग हों, कंपनी के ओनर्स मैनेजर्स अलग हो, कंपनी के ओनर्स अलग हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनर जो है वो अपनी प्रोडक्शन की यूटिलिटी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसको मार्केट में क्या नहीं चाहिए, देखो क्या लिखा है, उसको प्रॉफिट चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, मार्केट शेयर चाहिए, पब्लिक रेपुटेशन चाहिए। जो मैनेजर है, जो एक्सपर्ट है, जिसको अपने बाहर से अपॉइंट किया है, वो यूटिलिटी क्यों बढ़ाना चाहता है? तो सैलरी चाहिए, पावर चाहिए, स्टेटस चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, सिंपल। दोनों का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका मेन फोकस प्रॉफिट पे नहीं होता, इनका मेन फोकस होता है कि ग्रोथ रेट हो। ग्रोथ रेट के साथ अगर प्रॉफिट होगा कंपनी का तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सिंपल है, प्रॉफिट, ठीक है ना, रैशनल, सिंपल, क्वांटिटेटिव, इक्विलिब्रियम, जितना कॉस्ट लगा रहा हो उतना प्रॉफिट तो लगे, निकले। देखो ध्यान देना, जब आपका कॉस्ट, उल्टा लिखते हैं, जब आपका प्रॉफिट आपके कॉस्ट से ज़्यादा है तो आप हमेशा कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाने की और बेचने की। यू ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज योर आउटपुट, क्योंकि प्रॉफिट तो आप कमा ही रहे हैं। बट जब मगर आपका प्रॉफिट और आपका कॉस्ट दोनों इक्वल है, मतलब हो सकता है प्रॉफिट कम भी हो सकता है, तो आप कोशिश करोगे इससे ज़्यादा जाने की कोशिश करोगे। इस कंडीशन में यू ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। आप कोशिश करोगे कि कैसे भी करके ये सिचुएशन आ जाए। भूलना मत, ये ऐसा कब होता है और ऐसा कब होता है। अब देखो ना, प्रॉफिट अच्छा खासा था अभी लॉकडाउन में, तो क्या लोगों ने मेडिकल का सामान बेचे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर, देखो है ना। उनका मेन मोटिव क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचो, पता नहीं है मौका कब मिलेगा। इस वजह से नहीं हो पाता हूँ, इनकी कमियों की वजह से, ठीक है, ओके। प्रॉफिट कमाओगे तो ओनर बोलेगा कि शेयर होल्डर को डिविडेंड दो, उससे उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। प्रॉफिट कमाओगे तो क्रेडिटर को पैसे वापस करो, उससे उनकी क्रेडिट वैल्यू बढ़ेगी। होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा ना भाई। मैनेजर बोलेगा मेरे को अच्छी सैलरी दो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा काम करने का, तो मिलती है उनको सैलरी। इकोनॉमिक्स डेफिनेशन डिफरेंट है बोल रहा है, अकाउंटिंग सेंस में इट इज अ डिफरेंट। देखो यहाँ लिखा है, इकोनॉमिक सेंस में क्या लिखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कितना आपने कमाया और कितने का आपने बेचा, इन दोनों के बीच में जब अगर ये ज्यादा आया तो प्रॉफिट हुआ, मतलब। अब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर दोनों कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है जो खर्चे आपने बाहर से उठाए, जैसे लेबर को बाहर से लाया, रॉ मटेरियल को, लैंड को, बिल्डिंग को, तो जो बाहर वालों को पे करने वो एक्सप्लिसिट है। जो बिजनेसमैन ने लगाया, अपनी स्किल, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने लोग, अपना घर का सामान, वो होता है इम्प्लिसिट। ये खर्चा तो हम अकाउंटिंग में दिखाते नहीं। कहाँ दिखाते हैं? पर अपने घर की चीज़ें, अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपनी स्किल कहाँ दिखाते हैं? तो प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। हाँ, जो पे करना है बाहर उसको दिखा रहे थे अकाउंटिंग में। तो बोल सकते हैं जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो अकाउंटिंग कॉस्ट होता है, बट है तो दोनों की वैल्यू मनी में, दोनों को बोलते हैं, हम दोनों को बोलेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या हुआ? ऐसा मतलब क्या हुआ? एवरी इकोनॉमिक कॉस्ट इज नॉट एन अकाउंटिंग कॉस्ट। हर लेन देन की अकाउंटिंग नहीं होती है, कई सारे लेन देन को छुपाया जाता है। ये जो मैंने डायग्राम के थ्रू बताया, ये एग्जैक्टली पूरा यहाँ लिखा हुआ है, आपको जरूर पढ़ना है। तो हमारी कोशिश क्या रहती है, जल्दी लिखो। यहाँ एक वर्ड लिखा है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जितना लगाया हूँ उतना तो निकल जाए, मतलब जितना कॉस्ट है उतना प्रॉफिट तो निकल जाए, इतना तो मेरे को कम से कम मिल जाना चाहिए। मतलब जितना खर्चा लगाया होता तो जीरो इकोनॉमी तो कहेंगे, जितना लगाया उतना ही निकला, ज्यादा नहीं निकला ना, तो इकोनॉमी के लिए तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बचा ही नहीं। बट मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हम चाहेंगे ये तो चलते रहे कम से कम, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जैसे लोग, ये लोग कहते हैं सेल्स इंपॉर्टेंट है, सेल्स होगी तो प्रॉफिट होगा। कई लोग बोलते प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से पता चलेगा कि सेल्स अच्छी है या नहीं। अगर आप ज्यादा बेच रहे हो तब ज्यादा पैसा ना कमा रहे हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सेल्स रैंक अहेड ऑफ प्रॉफिट। जितनी सेल्स उतना प्रॉफिट, ज्यादा बेचो ज्यादा कमाओ, ये बढ़ेगी तो ये होगा। कई लोग बोलते हैं नहीं प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, अब ज्यादा बेचने वाले भी कई बार कम कमाते हैं और कम बेचने वाले भी कई बार ज्यादा कमाते हैं, जैसे उनका कहना है।
बाकी ये तो मन पड़ चुके हैं। बड़ी बिजनेस में ओनरशिप होती है किसके पास में, शेयर होल्डर्स के पास में, इन्वेस्टर्स के पास में, और मैनेजमेंट किसके पास में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में। ये तो हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। उससे आपकी मैनेजरियल एबिलिटी भी बढ़ती है, हर किसी का काम डिवाइड हो जाता है। बराबर है। कॉस्ट समझ में आया? कौन से दो टाइप के बताया मैंने आप लोगों को? दो मोटिव भी बताया, एक बिजनेसमैन का मोटिव बताया, एक उसके रखे हुए मैनेजर का मोटिव बताया। मैनेजर बोलेगा मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरे को अच्छा खासा मेरे को बेनिफिट मिल जाए, मेरे को कंपनसेशन मिल जाए, मेरे को घर मिल जाए। बिजनेसमैन चाहेगा रेपुटेशन बढ़ जाए, मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, शेयर वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये जब आप पढ़ोगे, जो मैंने आपको बताया। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए काम करोगे ना भाई, सोसाइटी से कमा रहे तो सोसाइटी के लिए काम करना पड़ेगा ना। रिसोर्सेज सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करो, सोसाइटी को वापस करो, करना पड़ेगा आपको। ऐसे गुड्स बनाओ, ऐसे ड्रिंक गुड्स बनाओ जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। प्रॉफिट को थोड़ा सा अवॉइड करो, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करो। जैसे बड़े बड़े वैक्सीन और मेडिसिन का क्या हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग, तो कर ही रहे हैं लोग, आएगा अवॉइड कर रहे हैं, आएगा सोशल ऑब्जेक्टिव, देखो वही बात है। कोशिश करो कि आप जो बना रहे हो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, और उससे किसी प्रकार का पोल्यूशन ना क्रिएट हो, किसी प्रकार का एयर वाटर पोल्यूशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, मगर सोशल ऑब्जेक्टिव यही होता है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इसके बिना तो किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी ला दो, उसको बनाने वाला भी इंसान, चलाने वाला भी इंसान, खराब करने वाला भी इंसान। अच्छी सैलरी दो, स्किल बेहतर करो, उनको ट्रेनिंग देके, अच्छे वर्किंग क्लाइमेट में काम कराओ, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो, उनसे पूछो आपके हिसाब से कंपनी के लिए क्या बेहतर हो सकता है। उनके जॉब को इंटरेस्टिंग बनाओ, चैलेंजिंग बनाओ, बोरिंग नहीं तो काम नहीं कर पाए। नेशनल ऑब्जेक्टिव, भाई अब देश के अंदर काम कर रहे हो तो देश के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, पर देश को चैरिटी देनी पड़ेगी, देश के गरीब लोगों को खाना देना पड़ेगा, देश के लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, देश में ऐसे कुछ बनाने को जिससे देश को फायदा हो, ठीक है ना। इनइक्वलिटीज को कम करो, अमीर गरीब सबको नौकरी मिले, मर्द औरत सबको मौके मिले। यंग मैन को अप्रेंटिस मतलब ट्रेनिंग, जिनको काम सिखाया जाता है, स्किल फॉर्मेशन में आगे बढ़ाओ। ठीक है, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं उनके, जैसे लिखा है ना इसमें, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन may not be wholly consonant with marketing objective, market share which may involve improvement in। देखो कभी कभी क्या होता है, आपको जब अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ानी है तो कभी कभी अपने आपको कॉस्ट को कम करना पड़ता है, प्राइस को कम करना पड़ता है, सर्विसेज इंप्रूव करनी पड़ती है। जियो ने क्या किया, सियाने ने शुरू में सर्विस दी अच्छी है ना, क्वालिटी ठीक ठाक दिया और फ्री में बेच दिया, मार्केट वैल्यू बढ़ गई। तो मगर प्राइस कम करके किया ना, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। इनिशियल लेवल पर लॉस झेल लेते, इसको बोलते हैं लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी, जो ओला उबर और फ्लिपकार्ट जैसे लोगों ने की। शुरू में प्रॉफिट कम करो, मार्केट वैल्यू बढ़ाओ, रेपुटेशन बढ़ाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए क्लियर। कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से हम अपने डिसीजन नहीं ले पाते। कांस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशंस। भाई अंदर से पढ़ना है आपको, पूरा पूरा पढ़ना है, अंदर से याद नहीं करना है, बट समझना तो है, वो तो करना पड़ेगा, उसके बिना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अब कुछ कमियां हैं जो हर बिजनेसमैन में, हर किसी में हो सकती हैं। लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, लिखा ना, कई बार अनसर्टिनिटी वर्ल्ड है, हमें कभी कभी कई चीज़ों की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अवेलेबल नहीं होती है, नहीं हो पाती ना। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं होता, कई बार मार्केट का नॉलेज नहीं होता, कंज्यूमर के टेस्ट का नॉलेज नहीं होता। आज लॉकडाउन में देखो कितनी बुरी स्थिति है, कैसे बिजनेस को चलाना है, कई लोग उसके बारे में नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव नहीं है। कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो कम में मिलेगा, कहाँ से लेबर लाएंगे तो ज़्यादा स्किलफुल मिलेगा। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट ने आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कि आपको तो इतना ही प्रोडक्शन करना होगा, आपको इतने ही दाम में बेचना होगा। अभी चली रही है ना बहुत जगह पर, मोबिलिटी अलाउ नहीं है लेबर कैपिटल की, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर अलाउ है तो हाईयर टैक्सेशन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये सब फेस करना पड़ता है आपको। अब कहीं भी काम करो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए,
बिजली होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, पानी होना चाहिए। वो भी तो एक बहुत बड़ा इशू है। अब जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बैंक की नहीं, मैं वहाँ काम करके क्या करूँगा ऐसी जगह पर। आज बिजनेस और इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही है ड्यू टू हाईली कनेक्टेड वर्ल्ड, ड्यू टू कम्युनिकेशन, तो उसकी वजह से आपके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो आपको अफेक्ट करेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी है ना, लोकेशन, प्राइस, टैक्सेशन, सब चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी और करना भी चाहिए, दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको अपनी पॉलिसी को अपने फाइनेंशियल लिमिटेशन में, लीगल लिमिटेशन में और अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा रीजन है। महंगाई की वजह से बिजनेसमैन को फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं अगर बैंक के तो फर्क पड़ता है। तो वैसे बहुत कम है, रेपो रेट की स्थिति बहुत खराब है, बैंक चाहता है लोग लोन ले और पैसा इन्वेस्ट करें। फॉरेन मार्केट में अगर आपकी एक्सपोर्ट कम है तो उससे जो फॉरेन मार्केट में आपकी वैल्यू गिरेगी और फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, उससे फर्क पड़ेगा, आपका इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आ रहा ना? ये सब प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स है, इसको फटाफट पढ़ेंगे तो खत्म करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर भेजूंगा, एक साथ पूरा भेजूंगा तो आप देख नहीं पाओगे। एक यूनिट के 3 लेक्चर होंगे, मगर वो देखना एक ही दिन में, ये ध्यान रखेंगे, है ना। 1 घंटे का लेक्चर होगा टोटल मिला के, 1 घंटे से उससे ज्यादा का बड़ा लेक्चर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। मतलब 1 लेक्चर नहीं, पूरे मिला के 1 से सवा घंटे का। नंबर ऑफ प्रॉब्लम रहता शुरू से, हाँ रहता तो है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव एन एंटरप्राइज फंक्शन से, कितना पैसा है, किस सोसाइटी में मैं हूँ, किस पॉलिटिकल पार्टी के राज में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग किस तरीके को एक्सेप्ट करेंगे, ये सब बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में निकलेगा ना, ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट समटाइम्स अपोजिट विद ऑब्जेक्टिव इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। कभी कभी आपको प्राइस कम करना पड़ता है, कभी कभी आपको दाम कम करने पड़ते हैं। आप नहीं करोगे तो सरकार इन्वॉल्व होगी, बैलेंसमेंट करके चलना पड़ेगा ना। थोड़ा प्रॉफिट को भी कम करो और मार्केट शेयर पे फोकस करो, क्वालिटी ऑफ गुड्स पे फोकस करो, बैलेंस करना पड़ेगा ना दोनों पे। कहाँ गुड्स को लोकेट करना है, कहाँ फैक्ट्री डालनी है, कितना बड़ा प्लांट होगा, ये बहुत बड़ा इशू है। क्या वो प्लांट से रॉ मटेरियल दूर होगा, या क्या वो प्लांट से मार्केट दूर होगा, क्या वो प्लांट के पास में आसपास पानी होगा, ये सब हमको देखना पड़ेगा। वहाँ लेबर आ पाएंगे? बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्री में आपने देखा होगा, उनके खुद के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, वो अपने ही लोगों को, इंजीनियर्स को, लेबर को एक जगह पर रुकवाते हैं, उनकी बस जाना ले आना करती है। टेक्निकल टेक्नोलॉजी कौन सी लगेगी, कौन से मैनेजमेंट एक्सपर्ट लगेंगे, क्या मार्केटिंग होगी, ये सब आपको देखना पड़ेगा। बराबर है? कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, लिखा ना फिजिकल फैसिलिटीज। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसमें आपको चूज करना पड़ता है कॉस्ट और एफिशिएंसी के हिसाब से। अगर तीन मशीनें हैं और 3 मशीन में से अगर एक आध का कॉस्ट ठीक ठाक भी है बट सबकी एफिशिएंसी सेम है, तो मैं कम कॉस्ट वाली ले आऊंगा ना। मेरे को यार फॉर एग्जांपल के तौर पर 2 लैपटॉप लग रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर मेरा कॉस्ट, मेरे को पढ़ाने के लिए 2 लैपटॉप है, मेरे लिए दोनों टेक्नोलॉजी होगी। एक ए कंपनी का है, एक बी कंपनी का है। ये 70,000 का है, ये 60,000 का है। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये अपने थोड़े से नाम और खर्चों की वजह से पैसे बढ़ा रहा है, ये भी ब्रांड है और इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा कंट्रोल्ड है, तो मैं ये ले लूँगा ना अगर वो भी सेम प्राइस, सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ का है तो। और ऐसा लोग करते भी हैं। एज ए बिजनेसमैन भी बता रहा हूँ मैं, पैसे के बिना तो कोई बिजनेस आगे हो ही नहीं सकता। कितनी भी प्लानिंग कर लो, प्लानिंग को आगे इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड फंड्स के बहुत सारे तरीके हैं जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले आप देखते हो कि एंटरप्रेन्योर के पास कितना है, एंटरप्रेन्योर के बाद में जितना होता है उसके बाद में आप अपने, ध्यान देना, फ्रेंड्स के पास जाते हो, फिर अपने रिलेटिव्स के पास जाते हो। वहाँ नहीं होता तो फिर 2 सोर्सेज आते हैं। एक जाते हैं आप शेयर मार्केट की तरफ जा सकते हो, एक आप मनी मार्केट की तरफ जा सकते हो, शेयर इशू कर सकते हो, आप बैंकों से लोन ले सकते हो। अब लॉजिक समझ रहे हो? तो देयर आर मेनी फैक्टर्स यू हैव, यू कैन इशू। पैसा कहीं से भी जुगाड़ किया जा, पैसा आएगा फिर उसको आप उससे फिक्स एसेट्स खरीदोगे, वर्किंग एसेट्स खरीदोगे, करोगे नहीं करोगे भाई? पैसा वहीं लगाओ जहाँ से प्रॉफिट हो। ऑर्गेनाइजिंग, अब आपने रिसोर्सेज को इकट्ठा तो कर लिया पर उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना है। ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज को डिवाइड करना, डिवीजन ऑफ वर्क। काशी सर ने आपको पढ़ाया था, इट क्रिएट्स स्पेशलाइजेशन। मार्केटिंग मतलब पैकेजिंग, लेबलिंग, सेल्स, सब आ गया। अब आज की तारीख में तो ये अगर है तो इस पर डिपेंड है, जो ज़्यादा बिकेगा वही ज़्यादा चलेगा, जो ज़्यादा दिखेगा। दिखाओ अपने टारगेट कस्टमर को, दिखाओ बच्चों को। अगर अच्छा लगता है लेस का पैकेट लटका हुआ तो मार्केट के दुकान के बाहर लटकाओ, बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं। 4 P होते हैं ना, 4 P's ऑफ मार्केटिंग।
पहला है प्रोडक्ट, वैरायटी, कितनी वैरायटी के प्रोडक्ट, 2 रुपए की, 5 रुपए की मैगी भी आती थी, 10 रुपए की मैगी भी आती है, 5 रुपए का पार्ले जी आता है, 10 का भी आता है, टाइगर भी आता है, फिर हाइड एंड सीक भी आता है, उसमें फलाना ढमकाना, समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजें काम आती है भाई। वैरायटी, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, पैकेजिंग कैसी है, प्रमोशन कैसे लोगों तक वो बात पहुंच रही है, क्या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बात पहुंच रही है, क्या होर्डिंग्स लगी हैं, डोर टू डोर सर्विस हो रही है। देखो प्राइस, क्या प्राइस आपने डिसाइड किया है या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कितना डिस्काउंट होगा, कितने अलाउंसेस मिलेंगे, किस क्रेडिट टर्म पे दोगे, क्या ईएमआई पे दोगे, लोगों को डेबिट कार्ड के थ्रू दोगे। आज आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या ई कॉमर्स में जाते हो तो आज आपके पास मैक्सिमम प्राइस पॉलिसीज अवेलेबल है, ये कार्ड वो कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी, फलाना ढमकाना, एक बार में खरीदोगे तो 500 रुपए कम लगेंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म का आपने देखा ही होगा। प्लेस, क्या आउटलेट के थ्रू बेचोगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, होलसेलर के थ्रू बिक पा रहे हो, प्राइवेट रिटेलर के थ्रू या खुद बेच रहे हो। लीगल फॉर्मेलिटी, कभी कभी हम जब बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि बिजनेस तो कर रहे हैं बट हमें क्या टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, क्या हमें जो बाकी के टैक्स लगते हैं, लैंड टैक्स, लेबर टैक्स, ये वो प्लांट, कस्टम ड्यूटी, क्या वो कटेगी? जहां कम लगेगा वहीं जाएंगे टैक्स हेवन, चले जाएंगे साले को अंडमान एंड निकोबार चले जाएंगे, ऐसी जगह पर जहां पर टैक्स सबसे ज्यादा कम है। टैक्स हेवन नेशन बोलते हैं ऐसी जगह को, क्योंकि इनके जो लॉज होते हैं, लोकेशन, झाड़ नहीं काटना, एनवायरमेंट को बचाना है, बहुत बैंड बजती है भाई। लेबर को सही बोनस दो, लेबर को सही वेजेस दो, ट्रेड यूनियन लेके पहुंच जाते हैं। तो जहां ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ होंगे वहां बिजनेसमैन दुकान अपना दुकान चलाते ही नहीं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आज की तारीख में भाई ऐसा है, आपको बड़ी बड़ी देखो ना, हर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स एक ही जगह पर बहुत सारे बिजनेस काम कर रहे हैं, तो आपको रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे ना। एक मान लेते हैं ये रॉ मटेरियल की आयरन इंडस्ट्री, समझ में आ रहा है, और ये लेदर इंडस्ट्री है, यहाँ पर इनको भी तो रिलेशन मेंटेन करने होंगे, काम आते हैं ना ये लोग। एक का रॉ मटेरियल, ये दोनों रॉ मटेरियल हो सकते हैं किसी के। अब यहाँ पर भी दोनों को लेबर की जरूरत है, इनकी 100 लेबर है ना, 100 लेबर है गिने चुने, इनको भी 100 चाहिए, इनको भी 100 चाहिए, तो ये तो अट्रैक्शन के थ्रू, जो ज्यादा वेजेस देगा, जो ज्यादा खुश रखेगा वो उधर भागेंगे। चाहिए सबको, लेबर को तो काम सिखाना है, दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। फटाक से उसको रिवर्स से आज खत्म करना है कॉस्ट, पूरे लेक्चर एक साथ ही आएंगे, 2 लेक्चर आएंगे, इसका दूसरा आएगा खत्म, और 2 लेक्चर ही भेजूंगा रिवीजन के, मैं एक में नहीं हो सकता, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। तो प्लीज पढ़ने के बाद मुझे बताना, और पीछे के क्वेश्चन जब पूरे चैप्टर हो जाएंगे तभी सॉल्व करेंगे, हर चैप्टर के पीछे जो है, ठीक है।